हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल हम बात कर रहे हैं नीट के रीटेस्ट के बारे में, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक आजकल चल रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो भी निकाली थी। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या क्या दलीलें और क्या क्या लॉजिक और क्या क्या फैक्ट्स जो हैं दोनों पक्षों ने रखे थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो पेटिशनर्स हैं उनको बोला था कि एक सिंगल सबमिशन बना के लाएं और अपने 2 नोडल वकील उनके अपॉइंट कर दिए थे ताकि बहुत सारे वकीलों के साथ डील ना करना पड़े। और एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 एस्पेक्ट पे अपना एफिडेविट देने को बोला था, कुछ डिक्लेरेशन देने को बोले थे, और वो 5 एस्पेक्ट हमने अपने पिछले वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किए। उस वीडियो के रेस्पॉन्स में बहुत सारे लोगों के जो है वो ओपिनियन आए, बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। कुछ लोग रीनीट चाहते हैं, कुछ लोग रीनीट को मना कर रहे हैं, और कुछ लोग सेलेक्टिव रीनीट को प्रपोज कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि रीनीट सिर्फ उन्हीं बच्चों का होना चाहिए जो क्वालिफाई हुए हैं, सभी बच्चों को उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का इस ओपिनियन के बारे में, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक सुनवाई थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई क्योंकि आज जो एनटीए ने अपना एफिडेविट रखा है उस पर पेटिशनर्स को अपना जवाब या अपने जो काउंटर है वो तैयार करना है। तो उसके लिए अगले हफ्ते की डेट दी गई, और टाइम की कमी की वजह से वो डेट थोड़ी ज़्यादा की हो गई है। वो 18 जुलाई को अब अगली इस पर सुनवाई होगी, और 18 जुलाई तक हमें इसका वेट करना पड़ेगा। दुख की बात है कि हमें जो है इस डिसीजन में देरी होती चली जा रही है, और एक सस्पेंस बना हुआ है। बच्चों के अंदर एंग्जाइटी है एडमिशन को लेकर के और नीट के रीटेस्ट को लेकर के। स्टिल अब जो एनटीए ने अपना एफिडेविट प्रिपेयर किया और एनटीए ने जो अपनी डिफेंस प्रिपेयर की, उसको हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एफिडेविट हमारे सामने नहीं है। ये जो डाटा हमने अरेंज किया है वो डाटा हमारे को एनटीए से, और जो हमारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, न्यूज़ चैनल से जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से हमने कंपाइल किया है। सबसे पहले तो एनटीए ने इस बात को काउंटर किया कि जो वीडियो दिखाया जा रहा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर लीकेज के बारे में, वो टेम्पर्ड है, वो उसके अंदर एडिट किया गया है। जो 4 तारीख की डेट है वो 4 तारीख की डेट नहीं है, वो 5 तारीख 17:40 मतलब 5 तारीख को शाम को 5:45 बजे के आसपास का वीडियो है जिसको एडिट किया गया है। और उसके एडिट करने के पक्ष में उन्होंने अपने कुछ लॉजिक्स और अपने कुछ सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लीक और एग्जाम के बीच में, और ये वीडियोस टेम्पर हैं, इनके ऊपर हमें विश्वास करके नहीं चलना चाहिए। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए से कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो एनटीए ने उसके बारे में जो जवाब दिया वो ये कि टोटल 153 केसेस जो हैं अनफेयर मीन के उन्होंने रजिस्टर किए हैं। 81 कैंडिडेट जो हैं वो उनका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया गया है, और 54 कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल के लिए डीबार कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया एग्जाम में अपियर होने के लिए। अभी जांच चल रही है, सीबीआई की तरफ से भी चल रही है और बाकी एजेंसीज भी जांच कर रही हैं। तो ये एक स्टेप था। दूसरा जो स्टेप है वो बेसिकली उन्होंने ये बताया, जो एनटीए ने ये बताया कि अभी जो मेन क्वेश्चन में जो एरियाज आ रहे हैं, ये गोधरा और पटना और गोधरा, यहाँ पर 2 जगह पे लीकेज की बहुत ज़्यादा जो है वो हवा है कि यहाँ पे एग्जाम जो पेपर है वो लीक हुआ और बच्चों को जो है अनफेयर एडवांटेज मिली। उसका एक एनालिसिस उन्होंने प्रेजेंट किया। उसमें क्लियर कट उन्होंने बताया कि जो गोधरा सेंटर है और पटना सेंटर है, पटना में जितने भी सेंटर्स हैं, दोनों में से कहीं पर भी किसी भी बच्चे का परफेक्ट 720 नहीं आया है, किसी का भी 720 स्कोर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिली। हम सिर्फ फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को जो है बेस या किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एनटीए ने क्या जवाब दिया। अब गोधरा में जो 2 सेंटर्स थे उनमें से एक सेंटर, उसमें 1860 बच्चे बैठे और 1860 में से सिर्फ 804 क्वालिफाई हुए। दूसरे सेंटर में 654 बच्चे जो है वो अपियर हुए और उनमें से 268 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो ये जो पासिंग पैटर्न है गोधरा का, ये भी जो है एनटीए ये कह रहा है कि जो ये पासिंग पैटर्न है ये भी शो कर रहा है कुछ अनफेयर शायद नहीं हुआ है, एक नॉर्मल कोर्स में सिस्टम चल रहा था। उसका पटना में 12 एग्जाम सेंटर्स थे। 12 एग्जाम सेंटर्स में भी वहां पर जो ऑब्जर्व किया गया, किसी के 720 का परफेक्ट स्कोर नहीं आया, ऑल इंडिया रैंक 1 वहां से नहीं निकला। वहां पे सिर्फ एक स्टूडेंट बोले 12 सेंटर में से निकला जिसके 710 से ज्यादा नंबर आए हैं, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 700 से ज्यादा नंबर आए हैं। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे इन सेंटर्स के अंदर में, और बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 549 से 500 के बीच में आ रहे थे। वैसे 500 से 549 के बीच का स्कोर भी काफी अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, तो इसमें अनफेयरनेस को नहीं मना कर सकते। लेकिन स्टिल एनटीए की दलील ये है कि इन दोनों सेंटर जिनमें जो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, अनड्यू एडवांटेज हुई है, वहाँ पर कुछ अनड्यू एडवांटेजेस उनको नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये एनटीए ये मेन दो चीज़ें रखी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं कि जो 5 एस्पेक्ट्स थे
सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर एनटीए को बोला गया था काम करने के लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो ये था कि क्या कोई डाटा एनालिटिकल एजेंसी अपॉइंट करके इसको एनालाइज किया जाना चाहिए ताकि हम इसको पूरी तरह से स्टडी कर सकें। तो यस, एनटीए ने सहारा लिया या अपॉइंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा एजेंसी, और कोई नहीं, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा इस पूरे डाटा को एनालाइज किया गया है, और ये जो डाटा एनालाइज किया उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई हैं। इस डाटा को हमें बिल्कुल समझना चाहिए ताकि हम भी अपने दिमाग में एक फेयर आइडिया बना सकें कि एक्चुअल हुआ क्या है। इस पूरे डाटा को, पूरे रिजल्ट के डाटा को आईआईटी मद्रास ने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल उसमें डाला, पैटर्न में डाला, और इन्होंने बताया कि जो पूरा रिजल्ट का पैटर्न है वो एक परफेक्ट बेल शेप्ड पैटर्न आ रहा है। ये परफेक्ट बेल शेप पैटर्न क्या होता है? देखिए, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उन बड़े एग्जाम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो मोस्टली एक बेल शेप पैटर्न में आते हैं। कैसे? हम अगर अपना जो हमारे दो एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अब नीचे वाले एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं अपने मार्क्स। अब जैसे जैसे जब स्टार्ट में होता है, बहुत कम मार्क्स वाले जगह पर बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद धीरे 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 मार्क्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते चले जाते हैं, और एवरेज नंबर जब हमारा आता है, मिडिल फिगर, उसमें हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, और उसके बाद जब टॉपर्स आने शुरू होते हैं, हाई मार्क्स वाले, वो बच्चे कम होते चले जाते हैं, और धीरे 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 करके हम लोग जो है, जो टॉपर है वो 1 या 2 या 3 या कम टॉपर रह जाते हैं उसके अंदर में, तो वो नीचे आ जाता है पैटर्न। तो इसका मतलब एक परफेक्ट बेल शेप पैटर्न बन जाता है बड़े एग्जाम्स का, जो कि एग्जैक्टली सेम बेल शेप पैटर्न आईआईटी मद्रास का कहना है कि यहां पर बन रहा है। इसका मतलब यह है कि अनफेयरनेस नहीं हुई है। अगर अनफेयरनेस होती है तो एक तरफ उसका रुझान, जहां पे ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वहां पर ज्यादा बड़ा एक जो है वो रुझान रहता है, वो रुझान नहीं है, एक परफेक्ट बेल शेप पैटर्न आ रहा है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जस्टिफाइबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हुआ है, जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर में होता है। इसके बाद 2023-2024 के डाटा को किया गया, उसमें यह देखा कि टॉप के 1,40,000 बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है। टॉप के 1,40,000 बच्चे क्यों चुने गए? क्योंकि इंडिया में लगभग 1,10,000 सीट्स हैं, तो 1,10,000 सीट्स में कौन से बच्चे मेन कंटेंडर हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया। अब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी आते हैं। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इस इंफॉर्मेशन को हमने अलग अलग वेबसाइट्स और न्यूज चैनल्स पे बेस किया है। अब सबसे पहले ये देखा गया कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं, टॉप के 100 स्टूडेंट्स हैं, वो 95 डिफरेंट सेंटर्स से थे। 95 डिफरेंट सेंटर्स का मतलब ये है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टॉप के 100 स्टूडेंट्स का। इसके बाद 1000s का और 5000 का टॉप के बच्चों का जब हमने स्कोर जब देखा गया, कि उसका पैटर्न जब देखा गया, तब उसमें ये खुल करके आया कि ये 800 सेंटर तक डिवाइडेड है। मतलब टॉप के 5000 बच्चे 800 सेंटर तक डिवाइडेड थे। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो गया। इसका मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी, ये एक बहुत बड़े एरिया में जाकर के, बहुत नंबर ऑफ सेंटर्स में जाकर, और वो 18 स्टेट्स में जा रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। खाली सेंटर की बात हम नहीं कर रहे, अब स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं कि 18 स्टेट्स में फैल गया जाके, और यूनियन टेरिटरी में भी जाके फैल गया। तो एक बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब ये है कि मार्क्स का जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो ये शो करना चाहता है आईआईटी मद्रास। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें जब 1,40,000 बच्चों का जब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखा कि ये जो बच्चे हैं, इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये बच्चे टॉप के 1,40,000 कितने एरिया में फैले हुए हैं, तो टोटल 4,750 सेंटर में से 4,500 सेंटर में ये स्टूडेंट्स जो है वो फैले। मतलब ये कि पूरे जो सेंटर्स थे उसमें 1,40,000 के टॉप बच्चे 4,500 सेंटर्स में हैं। मतलब बिल्कुल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आईआईटी मद्रास की जो फाइंडिंग्स उस तरफ जा रही है कि ये जो बच्चे जो अच्छा स्कोर करके लेके आए, ऊपर के स्कोर करके लेकर के आए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। तो वो एक क्रॉस, जिसको जो वर्ड यूज किया गया था पिछली बार कि क्या सैंक्टिटी ऑफ एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस हैज बीन जियोपार्डाइज्ड, वो यहाँ पर एक तरीके से हो रहा है कि एंटायरिटी जो है वो जियोपार्डाइज नहीं हुई है, और कुछ एक जगह पे जहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एनटीए जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसको जो है कहीं पर अभी डेंट नहीं पड़ा, कहीं कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस सामने आया। देखिए कितनी बड़ी स्टडी करनी पड़ रही है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि रीटेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर एग्जाम्स का ये जो पैटर्न है ये ऐसा जो है इस बार अच्छे मार्क्स बच्चों के कैसे आ गए। तो एक और एनालिसिस किया गया जिसमें 2020, 21, 22, 23, 24 इन 5 सालों का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम कर लेते हैं, तो एवरेज मार्क्स और जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स, एवरेज मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स का आपस में जो रिलेशन है उसको कंपेयर किया गया।
मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ। 2020 में एवरेज मार्क्स 297 थे और जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी 147, 297, 147, मतलब ऑलमोस्ट 48 to 50%। इसके बाद हम 21 में जाते हैं, एवरेज मार्क्स 286, जनरल कट ऑफ 138, 48-49%। इसके बाद हम जाते हैं 2023 में, मैं जानबूझ के 22 को स्किप कर रहा हूँ। 2023 में 279 एवरेज मार्क्स, 137 कट ऑफ, मतलब 49%। और 2024 में 323 एवरेज मार्क्स और 164 जनरल कट ऑफ, मतलब 50%। मतलब जो ट्रेंड है ये बिल्कुल वही चल रहा है जो जनरल ट्रेंड बाकी का रहा है। सिर्फ 2022 में ये 45% हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। अब उसको हम किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, क्योंकि 2022 उस टाइम हम लोग बिल्कुल जो है कोरोना से निकल करके नए नए आए थे। आई डोंट नो, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर 2022 में थोड़ा वो भी 45-46% है, ज़्यादा दूर नहीं है वो गया, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर ही वो मार्क्स आए। तो एक तरीके से यहाँ पर भी जो हमारे डाटा एनालिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। पर फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि ये एवरेज मार्क्स 323 या 323 कैसे हो गए, इतने एवरेज मार्क्स इतने ऊपर कैसे चले गए, इन जनरल जो है वो मार्क्स और कट ऑफ ऊपर क्यों गई। तो उसका लॉजिक ये दिया गया कि इस बार जो नीट का जो सिलेबस था वो 25% कम था। It was less by 25% as compared to other years, so students could perform well because they had to prepare less. तो ये एक और एक लॉजिक दिया गया, एक ऑन एन एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस होने का, कि इसलिए उछाल आया कट ऑफ मार्क्स में, एक उछाल आया एवरेज मार्क्स में, जिसकी वजह से ये मार्क्स ऊपर चले गए। तो ये सारे लॉजिक्स, ये सारे बेसिस जो है वो एनटीए ने और गवर्नमेंट ने दिए कि इन डेटा के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर या एक पर्टिकुलर जो है एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी है तो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है वो जियोपॉडाइज नहीं हुई है। तो वो इस बात के ऊपर एम्फेसिस करते चले जा रहे हैं कि रीटेस्ट नहीं करना चाहिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस को हमने ज़्यादा बहुत एंटायरिटी में उसकी जो सेंटिटी है वो जियोपॉडाइज नहीं हुई है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 5th पॉइंट, जिसमें ये बोला गया था कि आगे के लिए क्या स्टेप्स हैं, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनटीए जो है आगे जो एग्जाम लेगी उसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए और सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज मेंटेन्ड। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए एक 7 मेंबर कमेटी प्रपोज की गई है। 7 मेंबर कमेटी प्रपोज की गई है जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को इवेल्युएट करके अपने रिकमेंडेशन देगी कि इसमें हमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है और कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ पे लीकेजेस है जिसको हमको फिल करना है, जिसको हमको बंद करना है, और जिससे हम अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट एंड फेयर कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया के बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट इज सबमिटेड दैट द यूनियन ऑफ इंडिया is committed towards making a robust examination process for conducting all competitive examination in a fair and transparent manner। उन्होंने अपनी कमिटमेंट दी है कि हम सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर और कॉम्पिटिटिव मैनर में हम लोग करना चाहते हैं। तो ये 7 मेंबर कमेटी जो प्रपोज की गई है, ये भी एक भारी भरकम हैवी ड्यूटी कमेटी है। इसके मेंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके मेंबर है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर के टॉप एजुकेशनिस्ट एंड टॉप प्रोफेसर्स इसके अंदर हैं, जिनको मिलकर के ये कमेटी बनाई गई है, जो कि अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को इवेलुएट करेगी, उसके बाद अपने रिकमेंडेशन देगी इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो बहुत सीरियसली जो है वो एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इस रिप्लाई को तैयार किया है और आज सबमिट किया, जिसके ऊपर अब अगले 18 जुलाई को जाकर के जो है वो सुनवाई होगी। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होता है। अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो 23 लाख बच्चे अपना भविष्य का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक अनबायस्ड और एक अच्छा अपना निर्णय सुनाएगा, अपना डिसीजन देगा, जिसमें हमारे ये बच्चे जो है इनको जस्टिस मिले और आगे अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है आगे कंटिन्यू करे, जो कि होल्ड पे चली गई है। मीनवाइल एक न्यूज़ में हमने ये भी सुना था कि 3rd वीक से जो है वो एनटीए ने बोला है कि वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर 18 जुलाई को हमारी अगली डेट है तो 3rd वीक से कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखने का मुद्दा है। स्टिल अब मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो पिछली वीडियो है उसको एक बार आप देखें। पिछली वीडियो में जो सारी बातें थी वो उस तरफ जा रही थी कि एग्जामिनेशन प्रोसेस जियोपॉडाइज हो रही है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इट इज़ अनडिनाएबल दैट द लीक हैज़ हैपेंड,
और आज की जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें एंटी ने अपने पक्ष को रख करके बहुत तरीके से कोशिश करी है कि देयर वाज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप मार्क स्कोरर्स, सो द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस हैज नॉट बीन जियोपार्डाइज्ड। इन दोनों को बीच में देखते हुए आप लोग क्या कहते हैं? दो चीजें हैं इसमें, हमारी भावना क्या कहती है, रीटेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और हमारी प्रिडिक्शन क्या कहती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि रीटेस्ट होगा या नहीं होगा। अपने कमेंट्स आप हमारे को दीजिए, और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या अभी चल रहा है, आगे क्या होगा। लेट अस वेट कि 18 तारीख को एक अच्छा फैसला है जो सबके ध्यान को और सबके हित को मद्देनजर रखते हुए हमारा सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। थैंक यू वेरी मच।